नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं अपने यूपी बोर्ड के यानी कि उत्तर प्रदेश बोर्ड के क्लास 12 के ऑटोमोटिव के जितने भी हमारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी कि परीक्षा के सभी जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं परीक्षा में आने वाले, उन सभी को आज इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों मैं इसमें आपको पीवाईक्यू यानी कि जो पिछले साल हमारे ऑटोमोटिव के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी करवाऊंगा। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसमें एमसीक्यू भी करवाऊंगा, शॉर्ट्स भी करवाऊंगा। शॉर्ट्स क्वेश्चन जो होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग के वो भी करवाऊंगा। दोस्तों आज जो आपकी ये वीडियो होने वाली है इसमें आपसे जो परीक्षा होगी उससे सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे और लगभग क्वेश्चन जो है आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, यानी कि जो परीक्षा में पूछे जाएंगे प्रश्न दोस्तों यहीं से आएंगे। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है ऑटोमोटिव की तो प्लीज़ दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसा कि पता है आपका ऑटोमोटिव का 4-5 पेपर होता है, तो उन पाँचों पेपर के मैंने सारे क्वेश्चन इसमें लिखे हैं, तो इसे आप अच्छे से देखिएगा। जो इसकी पीडीएफ है इस वीडियो की, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं इसमें कराऊंगा उसकी पीडीएफ आपको फ्री में दूंगा। आइए देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, एक इंजन का संपीड़न अनुपात 18 है। यह एक किस तरह का इंजन है? यानी कि एक इंजन ऐसा है जिसका संपीड़न अनुपात क्या है? 18 है। तो बताना है ये किस तरह का इंजन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, यह एक संपीड़न प्रज्वलन यानी कि डीजल सीआई इंजन है, क्योंकि डीजल इंजन का कंप्रेसर रेशियो 15 से 22 के बीच में होता है। दोस्तों ये जो हमारा इंजन है 18 अनुपात वाला, ये है हमारा एक डीजल इंजन सीआई। ठीक दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो हमारा डीजल इंजन होता है उसका जो अनुपात होता है यहाँ पर दिया गया है कंप्रेशन अनुपात, यानी कि कंप्रेशन मतलब संपीड़न, यानी कि जो संपीड़न अनुपात होता है डीजल इंजन का वो होता है 15 से 22। तो जो हमारे इसमें प्रश्न पूछा गया है 18 से संपीड़न अनुपात पूछा गया है ना, तो 18 संपीड़न अनुपात 15 से 22 के बीच में आता ही है। तो इसीलिए जो हमारा ये इंजन हो जाएगा संपीड़न अनुपात वाला 18 संपीड़न अनुपात वाला, ये हो जाएगा डीजल इंजन या सीआई इंजन जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों हमारा ये आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, 2 नंबर के 4 नंबर के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में है, तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ और तापीय प्रभाव के संदर्भ में एग्जॉस्ट मैकेनिक मैनीफोल्ड इनलेट मैनीफोल्ड से कैसे भिन्न है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड आमतौर पर कास्ट आयरन का बना होता है, क्योंकि उसे जली हुई गैसों का अत्यधिक तापमान सहना पड़ता है, जबकि इनलेट मैनीफोल्ड एल्युमिनियम या प्लास्टिक का होता है। यानी कि इसमें सिंपली ये बताना है आपको, जो हमारा एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड होता है वो आमतौर पर किससे बना होता है? कास्ट आयरन से बना होता है। कि क्योंकि दोस्तों उसे जली हुई गैसों का अत्यधिक तापमान सहन करना पड़ता है। वहीं पर जो हमारा दोस्तों इनलेट मैनीफोल्ड होता है एक किससे बना होता है? एल्युमिनियम से बना होता है या प्लास्टिक का भी ये हो सकता है। यानी कि जो हमारा एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड है वो आमतौर पर क्या होता है? हमारा कास्ट आयरन से बनता है, और जो हमारा इनलेट मैनीफोल्ड है वो एल्युमिनियम से बनता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला प्रश्न हो गया हमारा, लाई लाई साइलेंसर के विभिन्न प्रकारों को लिखिए। यानी कि जो साइलेंसर के विभिन्न प्रकार होते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हम इसमें लिखेंगे बैफल टाइप, रिवर्स फ्लो टाइप, स्ट्रेट थ्रू टाइप और ऑब्जेक्शन टाइप। ये हो गए दोस्तों हमारे साइलेंसर के प्रकार। दोस्तों अगला है, किन्हीं 4 ऑटो व्हीकल के नाम लिखिए जिन पर सीआई यानी कि डीजल इंजन प्रयोग किया जाते हैं। दोस्तों सीआई इंजन क्या होता है? सीआई इंजन होता है डीजल इंजन। ठीक, तो अगर डीजल इंजन दे दे या सीआई इंजन दे दे तो आप जान जाइएगा डीजल इंजन के बारे में पूछ रहा है। दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने ऑटोमोटिव के जितने भी एमसीक्यू हैं उसको मैंने पहले ही एक वीडियो में करा रखा है, जो कि आधे घंटे की वीडियो है, जिसका थंबनेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको जैसा दिख रहा है हमारे स्क्रीन पे ना, ऐसा ऐसा ही एक आपको वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपके सारे जितने भी एमसीक्यू आने वाले ऑटोमोटिव के वो कवर हो जाएंगे। दोस्तों इसमें अधिकतर बोर्डों में एमसीक्यू नहीं होता है, यूपी बोर्ड में लगभग देखा जाता है कि नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर पूछा जाता है तो इसी से एमसीक्यू आएगा हमारे यूपी बोर्ड का। ठीक दोस्तों, जितना भी एमसीक्यू है। तो दोस्तों अगर आप एमसीक्यू देखना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं इस वीडियो में आपको एमसीक्यू नहीं कराऊंगा, आपको ये वीडियो देखनी है एमसीक्यू के लिए। ठीक, मैं इसमें सिर्फ आपके शॉर्ट, लॉन्ग और जो वेरी लॉन्ग आंसर होते हैं उसको कराऊंगा, 2, 4, 6 नंबर वाले। तो अगला प्रश्न है दोस्तों जिसका हमारा आंसर हो जाएगा, जो पूछ रहा था कि 4 ऑटो व्हीकल के नाम लिखिए जिन पर सीआई यानी कि डीजल इंजन प्रयोग किया जाता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं दोस्तों, क्या? बस, ट्रक, ट्रैक्टर और भारी जनरेटर या डीजल कारें। ठीक, जो भारी जनरेटर डीजल कारें होती हैं, बस होता है, ट्रैक्टर होता है, ठीक दोस्तों, ट्रक होता है, इन सभी में क्या होता है दोस्तों? हमारा सीआई इंजन यानी कि डीजल इंजन प्रयोग किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल्स इंजन का प्रयोग किए जाने वाले पोर्ट और वाल्व के कार्यों की तुलना कीजिए। यानी कि दोस्तों ऑटोमोबाइल पर जो इंजन जो होता है दोस्तों, ऑटोमोबाइल के इंजनों पर जो प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों, पोर्ट और वाल्व के कार्य बताना है हमको। तो वाल्व का प्रयोग दोस्तों 4 स्ट्रोक इंजन में होता है, यानी कि रॉक आर्म द्वारा नियंत्रित
ठीक दोस्तों, जबकि पोर्ट का प्रयोग दोस्तों टू स्ट्रोक इंजन में होता है, पिस्टन की गति से खुलते बंद होते हैं। तो यानी कि जो हमारा वाल है दोस्तों, इसका प्रयोग हम 4 स्ट्रोक इंजन में करते हैं, और जो हमारा पोर्ट होता है इसका प्रयोग हम दोस्तों 2 स्ट्रोक इंजन में करते हैं। अगला प्रश्न है द्विघाती यानी कि टू स्ट्रोक, द्विघाती मतलब टू स्ट्रोक, ठीक, हिंदी में बोलेंगे तो टू स्ट्रोक को साफ साफ तो द्विघाती बोलेंगे, अगर इंग्लिश में थोड़ा बोलें तो हम बोलेंगे टू स्ट्रोक, ठीक। टू स्ट्रोक सीआई इंजन और चतुर्धारी यानी कि 4 स्ट्रोक, ठीक, चतुर्धारी मतलब 4 स्ट्रोक सीआई इंजन के बनावट में दो मुख्य अंतर बताइए। तो दोस्तों जो हमें 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के इंजन में हमें अंतर बताना है, वो इस प्रकार हो जाएगा। दो अंतर, 2 स्ट्रोक में दोस्तों पोर्ट होते हैं, जबकि 4 स्ट्रोक में वाल होते हैं, ठीक। 2 स्ट्रोक में जो हमारा इंजन होता है उसमें क्या होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, लेकिन जो हमारा 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें वाल लगे होते हैं। और दोस्तों 2 स्ट्रोक में कंक्रेक्स सील होता है और 4 स्ट्रोक में नहीं सील होता है, ठीक दोस्तों। ये आपका अंतर था जो हमारा 2 स्ट्रोक था और 4 स्ट्रोक सीआई इंजन में, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है कार्य विधि के दो मुख्य अंतर, यानी 4 स्ट्रोक सीआई वर्सेस 4 स्ट्रोक एसआई बताइए। यानी कि जो हमारे कार्य विधि होती है 4 स्ट्रोक की और हमारे सीआई की यानी कि डीजल इंजन की, और 4 स्ट्रोक हमारे एसआई की जो कार्य विधि होती है उसके हमें दो अंतर बताने हैं। तो दोस्तों 4 स्ट्रोक सीआई और हमारा 4 स्ट्रोक एसआई की जो अंतर हो जाएंगे इस प्रकार हो जाएंगे। सीआई इंजन में सक्शन के समय केवल हवा आती है, यानी कि जब सीआई इंजन में अब सक्शन होता है तो उसमें क्या होती है, सक्शन से समय केवल हवा आती है। वहीं एसआई इंजन में हवा ईंधन का मिश्रण है, ठीक। और अगला अंतर हो जाएगा, दो अंतर पूछ रहा है ना यहाँ पर, मुख्य दो अंतर बताइए पूछ रहा है, तो अगला अंतर हो जाएगा सीआई में इंजेक्टर होता है और एसआई में स्पार्क प्लग होता है। यानी कि जो सीआई इंजन होता है उसमें इंजेक्टर लगे होते हैं 4 स्ट्रोक वाले सीआई इंजन में, और वही 4 स्ट्रोक वाले एसआई इंजन में क्या लगा होता है, हमारा स्पार्क प्लग लगा होता है, ठीक दोस्तों। ये दो अंतर हो गया। अधिकतर आपके यूपी बोर्ड में दो ही अंतर पूछता है, मुख्य तौर पर दो अंतर बताइए, या तो अंतर लिखने को बोलेगा, दो अंतर, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपको बोल रहा है अंतर बताइए तो आप दो अंतर लिखेंगे, अगर दो अंतर पूछ रहा है तब भी आप दो ही अंतर लिखेंगे। अगला है हमारा सीआई इंजन के इनलेट वाल और आउटलेट वाल किस पदार्थ के बने होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनलेट वाल निकल क्रोमियम स्टील और एग्जॉस्ट वाल सिलिकॉन क्रोमियम स्टील यानी कि गर्मी सहने के लिए बने होते हैं। तो हमारा जो इनलेट वाल होता है वो निकल क्रोमियम स्टील से बनता है, और जो एग्जॉस्ट वाल होता है वो सिलिकॉन क्रोमियम स्टील से बनता है, ताकि वो गर्मी सहन कर सके, ठीक दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज दोस्तों चैनल पे सब्सक्राइब करिए। आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लीजिए, जितनी मेहनत से आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, पूरे पीवाईक्यू को जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ दोस्तों, ये पूरे पीवाईक्यू हैं, यानी कि आपके पिछले साल मतलब पिछले वर्ष में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। 24 जो 2025 में जितने प्रश्न आए थे, 2023 में जितने प्रश्न आए थे, उन सभी को मैंने इसमें समाहित किया है। यानी कि 2025 और 23 के सारे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके पिछले साल में, सबको मैं इसमें आपको करा रहा हूँ। सारे जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ ना, ये सभी प्रश्न या सभी उत्तर क्या है दोस्तों, पीवाईक्यू में प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी पीवाईक्यू हैं। तो इतनी मेहनत से मैंने इसे ढूंढ कर आप सबके लिए बनाया है। आपको आप अगर ढूंढने जाएंगे तो आपको पीवाईक्यू का पेपर भी नहीं मिलता है। और दोस्तों मैंने आपसे इतना आप सबके लिए इतना मेहनत करके पूरा आपको पीवाईक्यू बनाया है विद क्वेश्चन आंसर, मतलब अच्छे से आंसर लिख कर भी। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बड़ी मेहनत लगती है ऐसा वीडियो बनाने में दोस्तों। थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा, क्योंकि हम सब छोटे यूट्यूबर्स हैं, हमारे पास उतना दोस्तों टीम नहीं है, हमें अकेले करना पड़ता है। तो प्लीज़ दोस्तों मैं आपको फ्री में पीडीएफ भी देता हूँ, तो थोड़ा बहुत आप प्लीज़ आप इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए अपना प्यार दिखाइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके दोस्त ने भी ऑटोमोटिव ले रखा है तो उसके पास भी वीडियो शेयर करिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और वीडियो को लाइक किया होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, एक सीआई इंजन और एक आईसी इंजन के बनावट और कार्यविधि में चार अंतर बताइए। दोस्तों ये प्रश्न जो पूछा गया था आपके पिछले साल 2023 में, दोस्तों ये प्रश्न पूछा तो ऐसे ही गया था, लेकिन दोस्तों ये पूछना कुछ और चाहता था, पूछ लिया कुछ और था, लेकिन मैंने उसी प्रश्न को ऐसे ही लिखा जैसे पूछा गया था। दोस्तों नोट करने वाली बात यह है, इसमें पूछने की कोशिश कर रहा था एग्जामिनर की सीआई इंजन और आईसी इंजन, क्योंकि दोस्तों एक ही प्रकार का होता है। इसमें प्रश्न पूछना चाहता था जो एग्जामिनर था, मतलब जो बोर्ड था, ये प्रश्न पूछना चाहता था कि संभवतः प्रश्न यह होता था दोस्तों कि प्रश्न बाह्य दहन और अंतर्दहन के इंजन में अंतर पूछने वाला प्रश्न होना चाहिए था। यानी कि यह प्रश्न संभवतः ऐसा होना चाहिए कि प्रश्न ऐसा होता, बाह्य दहन और अंतर्दहन इंजन में अंतर
बताइए, ऐसा लिखना था, लेकिन उसने गलती से सीआई इंजन और एक आईसी इंजन लिखकर यहाँ पर प्रश्न बना दिया है। तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं इसका उत्तर। दोस्तों, जो हमारा इसमें प्रश्न हो जाएगा बाह्य दहन और अंतर दहन में अंतर पूछने वाला, वो हो जाएगा दहन संपीड़न के अंदर होता है, संरचना छोटी होती है, अंतर तुरंत शुरू हो जाते हैं, मतलब जो इंजन होता है तुरंत शुरू हो जाता है और दक्षता भी अधिक होती है। ठीक दोस्तों, जो सीआई इंजन होते हैं और जो हमारे आईसी इंजन होते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, एक 6 सिलेंडर सीआई इंजन में कैम शॉफ्ट पर कितने कैंप बने होते हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्येक सिलेंडर के लिए 2 कैंप, एक इनलेट और एक एग्जॉस्ट। अतः कुल 12 कैंप होते हैं, यानी कि जो टोटल कैंप होते हैं हमारे दोस्तों 6 सिलेंडर आईसी इंजन में, वो दोस्तों होते हैं टोटल 12। ठीक, टोटल 12 होते हैं दोस्तों, 2 कैंप होते हैं इसमें। ठीक, एक इनलेट और एक एग्जॉस्ट कैंप, उसमें मिलाकर हम टोटल 12 क्या होते हैं हमारे कैंप होते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं अपना दोस्तों। अगला प्रश्न है, सीआई इंजन में साइलेंसर के साथ मफलर लगाना आवश्यक क्यों है? दोस्तों, ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, शोर को कानूनी सीमा के भीतर लाने और गैसों के तापमान को सुरक्षित रूप से कम करने के लिए। यानी कि दोस्तों, जो हमारा सीआई इंजन होता है उसके मतलब साइलेंसर में मफलर इसलिए लगाया जाता है जिससे क्या हो, जो गैस हो वो क्या हो दोस्तों, गैसों का जो तापमान हो दोस्तों वो सुरक्षित रूप से कम रहे। और दोस्तों, जो हमारा कानूनी सीमा होती है गाड़ी के मतलब आवाज करने की, उसकी कानूनी सीमा भी बरकरार रहे, यानी कि शोर को कानूनी सीमा के भीतर लाने के लिए हम क्या करते हैं, सीआई इंजन के साइलेंसर पर मफलर लगाते हैं। दोस्तों, आपसे उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। दोस्तों, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों कोई ऐसा भी अभी तक यूट्यूब पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतने अच्छे से आपको सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं शॉर्ट लॉन्ग और दोस्तों पीवाईक्यू सब कराए। दोस्तों, प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बड़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। और दोस्तों, उम्मीद है आपसे कि आप हमारे ऑटोमोटिव की प्लेलिस्ट देख चुके हैं, जितने भी मैंने चैप्टर कराए हैं ऑटोमोटिव के। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको इस ऑटोमोटिव की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मैंने ऑटोमोटिव के जितने भी चैप्टर्स हैं पढ़ाए हैं। अगर आपके नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, सीआई इंजन के पिस्टन एसआई इंजन के पिस्टन से कैसे भिन्न होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सीआई इंजन के पिस्टन एसआई इंजन के पिस्टन से अधिक मजबूत होते हैं और उनके सिरों पर क्राउन उनके सिरों पर अक्सर कम्बसन चैम्बर की डिजाइन बना होता है। जो सीआई इंजन के पिस्टन होते हैं दोस्तों, एसआई इंजन के पिस्टन से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और उनके जो सिरे होते हैं, यानी कि जो उनके क्राउन होता है, उस पर अक्सर कम्बसन चैम्बर का डिजाइन बना होता है। ये अंतर हो गया दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो प्लीज़ दोस्तों आप सफर बनाइए रखिए। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं अपने ऑटोमोटिव के पेपर में, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। और आपका मन करे तो आपको एक बार ना समझ में आए तो इसे आप 2-3 बार देखिए, क्योंकि दोस्तों अगर उत्तर आप पढ़ के जाएंगे तो आप अपने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टाइमिंग गेयर्स क्या है, कार्यविधि में उनकी क्या भूमिका है? दोस्तों, टाइमिंग गेयर्स क्रैंक सॉफ्ट और कैम सॉफ्ट को जोड़ते हैं। इनका कार्य वाल्व के खुलने और बंद होने पर तालमेल पिस्टन की गति के साथ बैठाना है। यानी कि दोस्तों, जो टाइमिंग गेयर्स हैं दोस्तों, क्रैंक सॉफ्ट और कैम सॉफ्ट को जोड़ते हैं और इनका कार्य क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कार्य भी पूछ रहा है ना, कार्यविधि उनकी क्या है। दोस्तों, इनकी जो कार्यविधि होती है, इनका कार्य वाल्व के खुलने और बंद होने का तालमेल पिस्टन की गति के साथ बैठाना होता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के इंजन वाल्व्स का नाम लिखिए। तो दोस्तों, विभिन्न प्रकार के इंजन वाल्व्स के नाम इस प्रकार हैं, पोपेट वाल, इसे बहुत जगह प्रोपेट वाल बोलते हैं, प्रोपेट वाल बोल देते हैं बच्चे। तो आप जानिए इसका देख लीजिए अच्छे से कैसे लिखा गया है, तो इसको आप लिखना भी सीख लीजिए इसी बहाने। पोपेट वाल, ठीक, कैसे लिखा जाएगा, पोपेट वाल। ठीक, अगला हो जाएगा स्लीव वाल, रोटरी वाल। प्रोपेट वाल सबसे अधिक प्रचलित है, तो ये भी आप लिख दीजिएगा कि प्रोपेट वाल सबसे अधिक प्रचलित है। ऐसा अगर आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलने के चांस ज्यादा है, क्योंकि इस पे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा वाल सबसे अधिक प्रचलित है। तो आप जान जाइए प्रोपेट वाल जो होता है हमारा, वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा यूज होता है। अगला प्रश्न है, फ्यूज इंजेक्शन प्रणाली के कार्यात्मक तत्वों को समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मुख्य तत्व पिपिंग, पिपिंग मतलब दबाव दबाव बनाना, यानी कि मुख्य तत्व पिपिंग, मीटरिंग और टाइमिंग और एटोमाइजेशन, यानी कि बारीकीकरणों को तोड़ना। यानी कि जो फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली के कार्य हैं दोस्तों, कार्यात्मक जो तत्व हैं दोस्तों, वो हैं पिपिंग यानी कि दबाव बनाना, और मीटरिंग यानी कि सही मात्रा, और टाइमिंग यानी कि सही समय, और एटोमाइजेशन यानी कि बारीकरणों को तोड़ना। ठीक, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ईंधन भरण पंप, फ्यूल फीड पंप का उद्देश्य बताइए। दोस्तों, यह ईंधन को मुख्य टैंक से फ्यूल इंजेक्शन पंप यानी कि एफआईपी तक पहुंचाता है। यानी कि जो हमारा फ्यूल
फीड पंप होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ईंधन भरण पंप। इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों टैंक से फ्यूल इंजेक्शन पंप तक क्या करना दोस्तों, ईंधन को पहुंचाना। अगला प्रश्न है हमारा, वायु इंजेक्शन प्रणाली का वर्णन कीजिए। यानी कि जो वायु इंजेक्शन प्रणाली है उसको हमें इस पे बताना है। वर्णन करना मतलब बताइए क्या है। इसमें ईंधन को सिलेंडर में भेजने के लिए उच्च दबाव वाली हवा का प्रयोग किया जाता है। लाभ भारी ईंधन का अच्छा दहन, यानी कि जो लाभ है इसका दोस्तों क्या है, लाभ वायु इंजेक्शन का कि भारी जो ईंधन होता है उसका अच्छा दहन होता है। सीआई इंजन में ईंधन छन्नक यानी कि फ्यूल फिल्टर क्यों उपयोग होता है। दोस्तों सीआई इंजन में हम फ्यूल फिल्टर यानी कि हिंदी में बोले शुद्ध हिंदी में तो ईंधन छन्नक क्यों यूज होता है, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डीजल में मौजूद धूल और पानी के कणों को साफ करना ताकि इंजेक्टर खराब ना हो। यानी कि हम फ्यूल फिल्टर का इसलिए यूज करते हैं जिससे क्या हो दोस्तों, जो डीजल में मौजूद हमारे धूल है और पानी के कण हैं वो साफ हो जाए ताकि हमारा जो इंजेक्टर हो खराब ना हो। और डीजल इंजन में आमतौर पर प्राइमरी और सेकेंडरी कागज के फिल्टर प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न है, कैनकेट ब्रेकर सीबी पॉइंट्स की कार्यविधि समझाइए। तो सीबी पॉइंट की कार्यविधि है, यह इग्निशन कॉइल के प्राइमरी सर्किट को तोड़ता है और जोड़ता है जिससे सेकेंडरी वाइंडिंग में उच्च वोल्टेज पैदा होता है। अगला प्रश्न है, 6 वोल्ट प्रज्वलन प्रणाली पर 12 वोल्ट के लाभ बताइए। तो दोस्तों 12 वोल्ट प्रणाली अत्यधिक शक्तिशाली स्पार्क देती है और ठंडी परिस्थितियों में इंजन को आसानी से शुरू करती है। अगला प्रश्न होगा हमारा, एक ग्लो प्लग यानी कि इंग्लिश में बोले तो GLO ग्लो PLUGH प्लग, इंग्लिश में देख लीजिएगा। ग्लो प्लग हिंदी में और इंग्लिश में एक ही रूप से लिखा जाता है। कहीं कहीं पर मैंने इंग्लिश भी लिख दिया है, इंग्लिश इसलिए लिखा है क्योंकि कहीं कहीं पर जो हिंदी में होता है अर्थ और इंग्लिश में उसका अलग अर्थ होता है। यानी कि इंग्लिश में उसे अलग रूप से लिखा जाता है और हिंदी में अलग रूप से, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दिया है जो जो वर्ड टफ होते हैं। तो इसमें एक ग्लो प्लग का हमें कार्य बताना है। तो इसमें हो जाएगा, यह ठंडे मौसम में डीजल इंजन को शुरू करने के लिए कंबशन चैम्बर को गर्म करता है। इसके बिना इंजन शुरू होने में बहुत समय लेता है। यानी ग्लो प्लग न रहे तो इंजन चालू होने में बहुत टाइम लग जाएगा ठंडे मौसम में। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम ऑक्टेन नंबर क्या होता है। दोस्तों पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन नंबर से मापा जाता है। यहाँ पर आप ये लिखेंगे पहले कि जो पेट्रोल की गुणवत्ता है उसे हम ऑक्टेन नंबर से मापते हैं। और दोस्तों उच्च ऑक्टेन नंबर जैसे कि 91 या 95 वाला ईंधन एंटी नॉक होता है और इंजन के लिए सर्वोत्तम होता है। यानी कि सबसे उत्तम सर्वोत्तम जो हमारा ऑक्टेन नंबर होता है वो 90 से लेकर 95 वाला होता है, क्योंकि दोस्तों इंजन के लिए सर्वोत्तम होता है। अगला प्रश्न है, बैटरी चार्जिंग प्रणाली की आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। अब इसे आप लिखेंगे, मैंने यहाँ पर 2-3 लाइन में प्रश्नों को लिखा है। आपसे 5 नंबर में 2 नंबर में ही पूछ सकता है प्रश्न, लेकिन जब भी आपसे प्रश्न पूछे तो इसको आप अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, यानी कि अच्छे से इसको लिखेंगे। क्योंकि अगर मैं बड़ा बड़ा लिख के आपके यहाँ पर समझाने लगूंगा तो आप समझ भी नहीं पाएंगे और एग्जाम के समय आप भूल भी जाएंगे। आप यहाँ पर पढ़ लीजिए जो मैं बता रहा हूँ और इसी को आप अच्छे से पेपर में समझा दीजिएगा, ठीक। अब दोस्तों अब इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। बैटरी चार्जिंग के लिए अल्टरनेटर, रेगुलेटर और कट आउट रिले की आवश्यकता होती है ताकि बैटरी डिस्चार्ज ना हो। तो बैटरी चार्जिंग प्रणाली की आवश्यकताओं का हमने यहाँ पर वर्णन कर दिया। डिमर स्विच का वर्णन कीजिए। यह हेडलाइट की बीम को हाई से लो यानी कि ऊपर से नीचे बदलने के लिए उपयोग की जाती है। जो डिमर स्विच होती है वो क्या करती है, जो हमारी हेडलाइट की बीम होती है, जो हमारी हेडलाइट जलती नहीं है उसकी बीम को ऐसे ऊपर से नीचे, यानी कि मतलब अगर सीधे जा रही है तो उसको नीचे करने के लिए, ऐसे करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, प्रयोग किया जाता है। यानी कि डिमर स्विच का प्रयोग है जो हमारी हेडलाइट की बीम है उसको हाई से लो करे, यानी कि ऊपर से नीचे करे। अगला प्रश्न है हमारा, बल्ब हॉर्न और वायु दाब हॉर्न को समझाइए। बल्ब हॉर्न हवा के दबाव से बचता है, यानी कि पुरानी साइकिलों में जैसा लगा होता था बल्ब हॉर्न जो हवा के दबाव से बचता है, ठीक। वहीं दोस्तों जो वायु दाब हॉर्न कंप्रेशन की आवाज से बचता है और ट्रकों में अधिकतर प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, एक वाहन पर फ्लेशर क्या है। यानी कि एक वाहन पर फ्लेशर क्या है इसको बताना है हमें। फ्लेशर टर्न इंडिकेटर लाइट को रुक रुक कर जलने के लिए उपयोग होता है। इसे आप लिख देंगे कि वाहन पर फ्लेशर क्या होता है। फ्लेशर टर्न लाइट इंडिकेटर जो होते हैं दोस्तों, जब गाड़ी मुड़ती है जो इंडिकेटर लगे होते हैं दोस्तों जलते हैं, उसको दोस्तों रुक रुक कर जलाने के लिए यानी कि ब्लिंकिंग कराने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल्स के वातानुकूलन यानी कि एसी के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं। दोस्तों जो एसी के मुख्य अवयव होते हैं ऑटोमोबाइल के उसको देख लीजिए। अवयव मतलब यहाँ पर दे सकता है आपको अंग या पार्ट, अवयव मतलब होता है पार्ट या अंग। तो दोस्तों कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर, ड्रायर, कंप्रेशन वाल और इनवे इनवेपरेटर, ये दोस्तों जो होते हैं ये सभी क्या होते हैं, हमारे ऑटोमोबाइल्स के एसी के मुख्य पार्ट या अवयव होते हैं। वाहन के वातानुकूलन में प्रयुक्त प्रतिशतक कौन से हैं, यानी कि रिफ्रिजरेटर
कौन से हैं जो वाहन में वातानुकूल में प्रयुक्त होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से R134A। ठीक है, वातानुकूल वातानुकूलक जो होते हैं दोस्तों ये R134A ये क्या होते हैं दोस्तों? ये सही होते हैं, पर्यावरण अनुकूल होते हैं। क्या सन वाइजर का कार को ठंडा रखता है? यानी कि इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, जो सनवाइजर होता है दोस्तों, क्या कार को ठंडा रखता है या नहीं? नहीं दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। यह केवल चालक की आंखों को सीधी धूप से बचाता है, लेकिन केबिन के तापमान में थोड़ी मदद कर सकता है। यानी कि दोस्तों जो सनवाइजर होता है, एक कार के तापमान को ठंडा रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। इसका काम होता है दोस्तों, जो चालक की आंख है उस पर सीधी धूप ना पड़े, लेकिन दोस्तों केबिन के तापमान में थोड़ी मतलब जो तापमान होता है दोस्तों केबिन का, उसे थोड़ा कम करने में क्या करता है, जो सनवाइजर होता है मदद करता है। आपने देखा होगा गाड़ी के ऊपर एक ऐसे पट्टी सी लगी होती है जिसे लोग आगे पीछे कर लेते हैं, ऊपर नीचे कर लेते हैं, एकदम मतलब स्टीयरिंग के ऊपर ही लगा होता है। देखेंगे तो आप एकदम जो आपका मतलब ऊपर का है छतरी रहती है उसी में लगा रहता है। तो सनवाइजर का काम क्या होता है कि ड्राइवर की आंखों पर सीधा धूप ना पड़े, इसलिए उसका उपयोग होता है, ना कि हमारा उसमें टेम्परेचर मेंटेन करने में। अगला प्रश्न है, वाहनों में कॉनकेव अवतल यानी कि कॉनकेव मतलब अवतल, वाहनों में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों होता है? यानी कि जो वाहन होते हैं उनमें जो दर्पण लगे होते हैं, यानी कि जो मिरर लगा होता है, पीछे की गाड़ी आ रही है जा रही है देखने के लिए, तो दोस्तों उसमें हम क्यों दोस्तों अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, यानी कि कॉनकेव मिरर का प्रयोग क्यों करते हैं वाहनों में? दोस्तों रियर व्यू मिरर में उत्तल यानी कि कनकेव जिसको हम बोलते हैं दोस्तों का प्रयोग होता है, ताकि बड़ा क्षेत्र दिखे। यानी कि अवतल इसलिए हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम क्या कर सके दोस्तों, हम अपने जो मतलब एरिया है पीछे का उसको ज्यादा देख सके। दोस्तों हेडलाइट के रिफ्लेक्टर में अवतल का प्रयोग होता है, ताकि प्रकाश की सीधी बीम मिले, और हेडलाइट का जो दोस्तों हमारा रिफ्लेक्टर होता है उसमें हम अवतल का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का, जिससे क्या हो दोस्तों, हमारा जो प्रकाश की बीम हो हमें क्या मिले, सीधी मिले, तिरछी मिर्ची ना मिले, एकदम सीधी हमें बीम मिले। अगला है, एक धारा रेगुलेटर यानी कि करंट रेगुलेटर का क्या उद्देश्य है? दोस्तों अल्टरनेटर से निकलने वाली करंट को नियंत्रित करना, ताकि बैटरी और इलेक्ट्रिक सिस्टम जले नहीं। यानी कि एक धारा रेगुलेटर यानी कि करंट रेगुलेटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों, जो अल्टरनेटर से निकलने वाले करंट होते हैं दोस्तों उसको नियंत्रित करने के लिए, ताकि जो हमारी बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो जले नहीं। बैटरी में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रोलाइट का वर्णन कीजिए। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो प्रयोग होते हैं हमारी बैटरी में उसको बताना है हमें। इसमें डिस्टिल्ड वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि गंधक का अम्ल का मिश्रण 3 एक में होता है। अगला प्रश्न है, ठंडा स्पार्क प्लग और गर्म स्पार्क प्लग में मुख्य अंतर क्या है? तो ठंडा स्पार्क प्लग और गर्म स्पार्क प्लग में जो अंतर है यह है, ठंडा स्पार्क प्लग गर्मी को जल्दी बाहर निकालता है, यानी कि हाई स्पीड इंजन के लिए ये उपयोगी होता है। और दोस्तों जो हमारा गर्म स्पार्क प्लग होता है वो गर्मी को रोक कर रखता है, यानी कि जो लो स्पीड के इंजन होते हैं उसमें अधिकतर इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ईंधन के न्यूनतम ऊष्मीय मान यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू को समझाइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 किलो ईंधन के जलने से निकलने वाली गर्मी की मात्रा। यानी कि जो हमारा न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है, उसका अर्थ है दोस्तों 1 किलो ईंधन से जलने से निकलने वाली गर्मी की मात्रा। अगला प्रश्न है, कैन कनकैक्ट ब्रेकर में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, पॉइंट साफ होने चाहिए और उनके बीच का गैप सही होना चाहिए। अगला है, ऑटो इंजन में प्रोपिस्टन यानी कि नॉकिंग न होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उच्च गुणवत्ता वाला ईंधन, सही इग्निशन टाइमिंग और सही और इंजन का सही तापमान। अगर इंजन का सही तापमान है और आपका जो उच्च गुणवत्ता वाला इंजन है उसी के साथ साथ हाई हाई सही इग्निशन टाइमिंग है, तो इससे आपका जो इंजन है उसमें ऑटो इंजन में प्रस्फुटन नहीं होता है, या उसके होने की संभावना कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, दो संयुक्त ग्लो प्लग के साथ क्या मैं गाड़ी चला सकता हूँ? ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है एक, कि कोई अगर दो संयुक्त ग्लो इन प्लग है उसके साथ कोई गाड़ी चला सकता है या नहीं? अगर खराब या थोड़ा खराब होने वाला ग्लो प्लग है जो जल्दी खराब हो जाएगा, दो संयुक्त है, तो उससे गाड़ी चलाई जा सकती है या नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चलाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ठंडे इंजन को शुरू यानी कि जो ठंडा इंजन रहता है, ठंडे मौसम में इंजन को शुरू करना दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है, या बहुत मुश्किल होगा। अगर हम दोस्तों क्या करेंगे, जो दोस्त युक्त हमारा ग्लो प्लग है उसके साथ गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन जब हमारी ठंडी रहेगी या ठंडा इंजन रहेगा उसे स्टार्ट करने में बहुत मुश्किल होगी। अगला प्रश्न है इसमें,
कॉयल और मैग्नेटो प्रज्वलन प्रणाली में अंतर बताइए। तो कॉयल सिस्टम बैटरी पर निर्भर है और मैग्नेटो सिस्टम स्वयं बिजली पैदा करता है। रेस बाइक कारों और बाइकों में प्रयुक्त होता है हमारा मैग्नेटो सिस्टम। ये तो अंतर। कॉमन रिले इंजेक्शन प्रणाली यानी कि CRDI के दो लाभ बताइए। तो इसका दो लाभ हो जाएगा कम शोर और कंपन, यानी कि जो शोर और कंपन होता है हमारे कॉमन रिले इंजेक्शन प्रणाली में वो बहुत ही कम होता है और कंपन भी कम होता है, और अधिक माइलेज और कम प्रदूषण। और जो हमारा कम रिले इंजेक्शन प्रणाली है, इसका अगला लाभ है यानी कि दूसरा लाभ है, इससे हमें अधिक माइलेज मिलता है, प्रदूषण भी कम होता है, यानी कि जो पोल्यूशन होता है हमारा इससे कम होता है। इंजेक्शन प्रणाली में ब्लीडिंग का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों फ्यूल लाइन से हवा निकालने की प्रक्रिया को ब्लीडिंग कहते हैं। तो ब्लीडिंग से तात्पर्य है दोस्तों क्या करना, फ्यूल लाइन से हवा निकालने की प्रक्रिया, ठीक, यही है ब्लीडिंग। अगला प्रश्न है एक फ्यूल इंजेक्टर को समझाइए। दोस्तों यह उच्च दाब वाले डीजल को बहुत महीन बूंदों यानी कि मिस्ट के रूप में कंबंशन चैम्बर में स्प्रे करता है। जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर होता है क्या करता है दोस्तों, वो उच्च दाब वाले डीजल को बहुत महीन बूंदों के रूप में कंबंशन चैम्बर में स्प्रे करता है या भेजता है। अंतर्दहन इंजन के इनमें कितने तरह की गवर्निंग का प्रयोग होता है, ठीक। तो अंतर्दहन इंजन में हीट एंड मिस गवर्निंग एंड क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव गवर्निंग का प्रयोग होता है, यानी कि 3 प्रकार के, ठीक। अगला प्रश्न है इंजेक्टर पंप को बदलने में लगभग कितनी लागत आती है, यानी कि जब इंजेक्टर प्लग बदला जाता है तो कितना कॉस्ट आता है या कितनी लागत आती है अगर हम अपना इंजेक्टर प्लग बदलवाते हैं। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा यह वाहन के प्रकार पर निर्भर करता है। सामान्यतः 10,000 की 15,000 तक क्या होती है लागत आती है इंजेक्टर प्लग बदलवाने में। ऑटोमोबाइल में ब्रेकिंग प्रणाली का महत्व समझाइए। वाहन को सुरक्षित रोकने और उसकी गति धीमा करने के लिए ब्रेकिंग प्रणाली क्या होती है हमारे ऑटोमोबाइल में महत्वपूर्ण होती है, यानी कि ऑटोमोबाइल में ब्रेकिंग प्रणाली का महत्व वही है कि वो क्या करती है, वाहन को सुरक्षित रोकती है और उसकी गति भी धीमी करने में मदद करती है। तो ऑटोमोटिव के जो मतलब ब्रेकिंग प्रणाली है उसके यहाँ पर तो आपको जो मतलब महत्व है वो दिए गए हैं। इसे आपको अच्छे से लिखना है। अगर ऐसा ना आए आपको तो उसमें आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं कि गाड़ी को कंट्रोल करने में मदद करती है, गाड़ी को रोकने में मदद करती है, स्पीड कम करने में मदद करती है, या गाड़ी को क्या करने में, गाड़ी को हमारे स्थिर करने में मदद करती है। तो ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाएँ आपसे तो आप उत्तर बना भी सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा ईज़ी रहते हैं। ठीक, आप अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप छोड़िएगा मत प्रश्न, आपको मन में जो भी आ रहा है, जितना भी आप जानते हैं उसको लिख दीजिए। अगर आपको ऑटोमोटिव ब्रेकिंग प्रणाली से पूछ रहा है प्रश्न, तो ब्रेकिंग प्रणाली का अगर महत्व नहीं आ रहा है, इस ब्रेकिंग प्रणाली के बारे में आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो उसको आप वहाँ पर लिख के आइए। अगर आप छोड़ के आएँगे तो आपको एक भी उत्तर नहीं मतलब एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप थोड़ा बहुत लिख के आएँगे, अगर 4 नंबर का रहेगा तो आपको 2-3 नंबर या 1-2 नंबर तो दे ही देगा, लेकिन अगर आप छोड़ेंगे तो एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। अब आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा यांत्रिक ब्रेक प्रणाली एवं निर्वात ब्रेक प्रणाली की तुलना कीजिए। तुलना करना मतलब होता है अंतर बताना, यानी कि अंतर बताइए क्या क्या अंतर है यांत्रिक ब्रेक प्रणाली या हमारी निर्वात ब्रेक प्रणाली में। निर्वात को इंग्लिश में बोलते हैं हम वैक्यूम, ठीक। तो अगर आपसे पूछे वैक्यूम ब्रेक प्रणाली यानी कि वैक्यूम ब्रेक सिस्टम एंड मैकेनिक ब्रेक सिस्टम में क्या अंतर है, तो इसको आप इस तरह लिखेंगे। यांत्रिक ब्रेक यानी कि जो यांत्रिक ब्रेक होती है जिसे हम अपने हाथों से लगाते हैं दोस्तों, यांत्रिक ब्रेक तारों रॉड से चलती है और वैक्यूम ब्रेक इंजन के वैक्यूम की सहायता से चलती है। हल्के ब्रेक पैडल दबाव के लिए, यानी कि इसमें ज़्यादा दबाव हमें नहीं लगाना होता, इसमें हल्के ब्रेक पैडल दबाव के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है हमारा ब्रेक पैडल बदलने की विधि का वर्णन कीजिए। दोस्तों पहिया खोलें, कैलिपर निकालें, पुराने पैड निकालें, पिस्टन दबाएं, नए पैड डालें और क्लीपर वापस फिट करें। तो दोस्तों ये थी हमारी कार्यविधि ब्रेक प्रणाली, अरे ब्रेक पैड बदलने की कार्य विधि। कैसे कार्य विधि होती है, मतलब कैसे बदला जाता है ब्रेक पैड को, तो हम क्या करते हैं, पहले पहिया खोलें, उसके बाद क्या करें, हम क्लीपर निकालें, क्लेपर क्लेपर निकालना है, मतलब पहले पहिया खोलेंगे, फिर क्लेपर निकालेंगे, फिर पुराने पैडल निकालेंगे, पिस्टन दबाएं, उसके बाद नए पैडल डालें और क्लीपर वापस फिट करें जो नया लगाना है आपको। प्रश्न पूछा जा रहा है ट्यूबलेस टायर के लाभ बताइए। तो ट्यूबलेस टायर, अब ट्यूबलेस टायर यूज होने लगे हैं, आप सबको पता होगा ना गाड़ियों में। ट्यूबलेस टायर क्या है या उसका लाभ क्या है, इसको बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों ट्यूबलेस टायर पंचर होने पर हवा धीरे निकलती है ट्यूबलेस टायरों से और वजन कम होता है इनका और गर्मी कम पैदा
होती है ट्यूबलेस टायर में। तो इसके लाभ हो गए, 2 लाभ लिखने रहते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर 3 बताया है, तो आप 3 लिख दीजिएगा, जितना है उतना लिखिए, कोई इसमें दबाव नहीं है, लेकिन 2 लिख के आइए क्योंकि 2 नंबर के प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंजन की शक्ति को पहिए तक स्थानांतरित करने वाले अव्यय, यानी कि जो इंजन की शक्ति है उसको पहियों को स्थानांतरित करने वाले अव्यय कौन कौन से हैं, यानी कि पार्ट्स कौन कौन से हैं जो इंजन की शक्ति को पहियों तक पहुंचाते हैं, उस पार्ट्स के नाम बताने हैं। ठीक, अव्यय मतलब होता है अंग या पार्ट्स। तो इसके जो अव्यय हो जाएंगे क्लच, गियर बॉक्स, पॉपुलर, सॉफ्ट, डिफरेंशियल और एक्सल। ठीक दोस्तों, अगर आपसे 5-6 नंबर में पूछेगा ये प्रश्न तो इसी को आप क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे कि क्लच क्या होता है, गियर बॉक्स क्या होता है, पॉपुलर सॉफ्ट क्या होता है, डिफरेंशियल क्या होता है, एक्सल क्या होता है। अगर 2 नंबर का पूछ रहा है तो इसको आप सीधे डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे जैसे मैंने लिखा है, क्लच, गियर बॉक्स, पॉपुलर सॉफ्ट, डिफरेंशियल और एक्सल। अगर आप इन सबको नहीं जान रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है सब चीज़ें क्या हैं, इन सबको मैंने अपने ऑटोमोटिव की प्लेलिस्ट में अच्छे से समझाया है, जिसमें मैंने 5-6 वीडियो में सारे आपके जितने भी चैप्टर हैं उनको कवर कर दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, उस वीडियो को जाइए देखिए, हमारे चैनल पर दिया गया है प्लेलिस्ट, ऑटोमोटिव की पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर दी गई है। ऑटोमोटिव के मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं, और आप एमसीक्यू का वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक, आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो थोड़ा लंबा है दोस्तों, प्लीज़ आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, एमसीक्यू प्रश्न भी मतलब जितने भी पीवाईक्यू हैं उसे भी देख रहे हैं, इसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख रहे हैं, और जितने मतलब शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है उसको भी देख रहे हैं, तो थोड़ा दोस्तों मेहनत लगती है पढ़ाई करने में, तो थोड़ा 1-2 घंटे का वीडियो में आपसे कुछ हो नहीं जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों थोड़ा सब्र बनाइए, इतना लंबा वीडियो भी नहीं है, छोटा वीडियो देखिए और अपने परीक्षा में अच्छे अंक लाइए। अगर दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, अगर आपने एमसीक्यू की वीडियो नहीं देखी है उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, एमसीक्यू की वीडियो देख के जाइएगा, क्योंकि एमसीक्यू के जो प्रश्न होते हैं अगर आप उसको भी पढ़ लेंगे तो उससे भी आप क्या होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब वहाँ पर एमसीक्यू करेंगे तो आपका जो होता है सिलेबस रिवाइज हो जाता है, एक बार आपको पता चल जाता है आपको किस चीज़ पर ज़्यादा जोर देना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, घर्षण क्लच यानी कि फ्रिक्शन क्लच का कार्य सिद्धांत बताइए। तो दोस्तों इसका हो जाएगा सिद्धांत, या दो सतह के बीच घर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब पेंडल छोड़ते हैं तो स्प्रिंग दबाव से प्लेनेट जुड़ जाती है और शक्ति संचारित होती है। अगला प्रश्न है, मल्टी प्लेट कल्चर क्लच की बनावट बताइए, यानी जो मल्टी प्लेट क्लच होती है उसकी बनावट कैसी होती है उसे बताना है। इसमें कई घर्षण प्लेट होती हैं, इसका प्रयोग मोटरसाइकिल और जैसे वाहनों में किया जाता है। यानी कि जो मल्टी कल्चर हमारे मतलब मल्टी प्लेट जो हमारे क्लच होते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें कई घर्षण प्लेट होती है और इनका प्रयोग मोटरसाइकिल जैसे कम जगह वाले वाहनों में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारी गाड़ियों में किस प्रकार का यूनिवर्सल ज्वाइंट यानी कि यूनिवर्सल जोड़ जिसको हम यू जॉइंट बोलते हैं प्रयोग होता है। तो यूनिवर्सल ज्वाइंट को हम बोलते हैं हिंदी में यूनिवर्सल जोड़, या यू जॉइंट भी बोल देते हैं कभी कभी। भारी गाड़ियों मतलब दोस्तों भारी गाड़ी जैसे कि बस हो गया, ट्रक हो गया, तो इनमें दोस्तों हुक का जोड़ वाला यूनिवर्सल ज्वाइंट यानी हुक ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, यूनिवर्सल ज्वाइंट के रूप में, और यह अलग अलग कोणों पर शक्तियां भेजता है। दोस्तों आपसे आपके पेपर में कई सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें आपको प्रश्न दिया गया रहेगा ढेर सारा, मतलब लिखा गया प्रश्न प्रश्न लिखा गया रहेगा और उसमें से आपको बोला जाएगा वोल्टेज की गणना कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रश्न लिखा नहीं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर वोल्टेज की गणना निकालना बता दिया है, क्योंकि प्रश्न हर बार अलग अलग आते हैं, मान वहाँ पर अलग अलग होगा, किसी में 12 वोल्ट देगा, किसी में 16 वोल्ट देगा, इसलिए मैंने प्रश्न नहीं लिखा है, बस मैं आपको निकालना बता देता हूँ। पहले आप यहाँ पर जो वोल्टेज की गणना का फार्मूला है उसे नोट कर लीजिए, ये है। ठीक है, वोल्टेज की गणना का फार्मूला है। अगर आपको वोल्टेज की गणना का फार्मूला भी याद रहेगा, आप प्रश्न नहीं सॉल्व करके आते हैं, तो अभी अगर आप इस फार्मूले को लिख के आ जाएंगे ना, अगर 5 नंबर का प्रश्न रहेगा, 4 नंबर का प्रश्न रहेगा, तो अभी आपको एग्जामिनर 1 नंबर दे ही देगा। तो इसको आप प्लीज याद कर लीजिए, अगर आप निकाल पाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो निकालना नहीं जानते या जिनको मतलब नहीं आता है, तो प्लीज आप इसका फार्मूला याद कर लीजिए या लिख लीजिए, कैसे भी कैसे आप इसको, अगर आपके प्रश्न में आएगा तो इसको आप लिख के आएंगे कि वोल्टेज की गणना का फार्मूला क्या है। अगर आप निकालना जानते हैं तो आप निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर वोल्टेज की गणना करने को बोल रहा है, पहला है 12 वोल्ट 17 टन। ठीक, यानी कि वोल्ट कितना है, 12 वोल्ट है, टन फर्स्ट यानी कि एन वन है 700, और एन टू यानी कि हमारा टन सेकंड है, जिसे हम बोलेंगे हमारा 49,000। ठीक, तो हमारा जो एन वन हो गया, यानी कि एन वन मतलब एन टू मतलब हमारा ये जितना हमारा 49,000 है, ये क्या है, एन टू है। ठीक, हमारा ये एन टू हो गया, और हमारा एन वन कितना है, हमारा 700 है। एन वन हमारा कितना है, 700। ठीक, एन वन हमारा 700 हो गया, एन टू हमारा हो गया 49,000, और वोल्टेज हमारा कितना दिया गया है, हमारा 12। तो हम क्या करेंगे, हमारा फार्मूला देखिए आप, फार्मूला यहाँ पर दिया गया है ना, ये रहा फार्मूला आपका। देखिए ये फार्मूला वी टू यानी कि वोल्टेज बराबर वी वन इंटू एन वन अपान एन टू अपान एन वन। तो आप क्या करेंगे, आप मान रखेंगे
भी हमारा कितना दिया गया, वोल्टेज इसमें दिया गया है हमारे दोस्तों 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 और हमारा N2 कितना है, यहाँ पर N2 कहा गया ना, तो N2 लिखेंगे आप, ये हमारा N2 है, N2 है हमारा 49,000, तो 49,000 लिखेंगे, 49,000 और N1 हमारा कितना है, यहाँ पर N1 लिखा गया है ना, तो N1 हमारा है 700, यानी कि 49,000 बटे 700 गुणे 12। तो इसको आप जब हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 840 वोल्ट। ठीक, तो आपका 840 वोल्ट इसमें आ जाएगा, अगर आपका जो वोल्टेज की गणना करने का प्रश्न ऐसा आता है। अगर वोल्टेज की गणना का प्रश्न आता है तो आपसे निवेदन है प्लीज आप उसको सॉल्व करिएगा। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो प्लीज प्रश्न छोड़ के मत आइएगा। जो फार्मूला दिया गया है इसको याद कर लीजिए, इस फार्मूले को लिख दीजिएगा आप अपने पेपर में। ठीक, और वोल्टेज की गणना का प्रश्न हो सकता है इस बारी भी जरूर आए, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तो अगला प्रश्न पूछने से पहले मैं आपको मतलब अगला प्रश्न बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चित्र बनाने वाले क्वेश्चन आते हैं जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, उसको मैं कराऊंगा नहीं दोस्तों, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि दोस्तों अगर उसे कराऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा। प्लीज आप उसे देख लीजिए और समझ जाइए चित्र वाले जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक, चित्र वाले क्वेश्चन दोस्तों जो होते हैं कुछ इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार लेके रोक की वीडियो पढ़ लीजिए। ठीक, जैसे निकाला जाता है कोण प्रक्षेपण और परीक्षण की जो स्थिति पूछी जाती है वो कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं सॉल्व कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ बच्चे लंबा वीडियो देखकर वीडियो ही नहीं देखते हैं, अगर देख लेंगे वीडियो लंबा है थोड़ा तो वीडियो आप देखते नहीं बच्चों, स्किप कर देते हैं। तो प्लीज आप यहाँ पर देख लीजिए आप कैसे निकाला जाता है। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपका 5 फिगर आता है शायद ना, ऐसे कुछ, तो आप उनको देख लीजिए आप, यहाँ पर ऐसे ही निकाला जाएगा जो भी क्वेश्चन रहेगा। एक दो क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं ऐसे वीडियो में दिखा दे रहा हूँ। एक ये हो गया, एक और देखिए, ये है एक, ये हो गया। ठीक दोस्तों, जिसमें पूछेगा आपका प्रश्न, एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 40 मिलीमीटर भुजा का एक घनाभ जमीन पर टिका है, जिसका फलक वीपी में 30 डिग्री पर झुका है। इसका नजदीकी लंबवत सिरा वीपी से 15 मिलीमीटर पीछे और नजदीकी क्षैतिज फलक एचपी से 50 सेंटीमीटर से नीचे है। तो इसमें पूछा जाएगा आपका कि घन की क्या करना है, कोणीय स्थिति दर्शाना है। दोस्तों यह क्या करता है, यह प्रपेक्ष घन की कोणीय स्थिति को दर्शाता है। इसमें टॉप व्यू एक वर्ग के रूप में दिखाया गया है, जिसकी भुजा एक्स वाई रेखा 30 डिग्री है और 60 डिग्री होगी। फ्रंट व्यू एक्स वाई रेखा 50 मिलीमीटर नीचे बनेगा। ऐसे ही आप लिख देंगे, आप समझ जाइए। इसको मैं अच्छे से कराऊंगा नहीं, क्योंकि अगर कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा चित्र वाला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा, यांत्रिक दक्षता हमें बतानी है। यांत्रिक दक्षता का मैंने यहाँ पर आपको फार्मूला दे दिया है। ठीक, यांत्रिक दक्षता कैसे निकालते हैं, यांत्रिक दक्षता बीपी इक्वल टू होता है हमारा पी आई माइनस लॉस। ठीक, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप ऐसे निकाल लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आपको पी आई दिया गया है, पी आई है आपका 200 किलोवाट और हमारा लॉस जो है वो है हमारा 25 किलोवाट। तो इसमें हम यांत्रिक दक्षता कैसे निकालेंगे, हमारा क्या करेंगे, हम इसमें पी आई माइनस लॉस कर देंगे। जब 200 माइनस हम 50 करेंगे तो हमारा 150 किलोवाट आ जाएगा, यानी कि हमारी यांत्रिक दक्षता यहाँ पर आप निकालेंगे बीपी बटे आईपी इंटू 100। तो जब बीपी बटे आईपी करके इंटू 100 करेंगे तो 75% आपकी यांत्रिक दक्षता आ जाएगी इस स्थिति में। ठीक दोस्तों प्रश्न पूछा गया था आपसे 2025 में एक, कि उसमें पूछा गया था आपसे किन्हीं दो प्रकार की चाबियों का मुक्त हस्त चित्र बनाइए। तो दोस्तों दो चाबियों का, किन्हीं दो प्रकार की चाबियों का मुक्त हस्त चित्र बनाना सीख लीजिएगा। मैं आपको वो करा नहीं रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ कैसे बनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों बहुत टाइम लग जाएगा और मुझे बताना भी यहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि मैंने यहाँ पर चित्र नहीं बना पा सकता इस पे। तो प्लीज आप इसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करिए, मुक्त हस्त चित्र बनाना आप सीख लीजिएगा दो चाबियों का। उसके अलावा अगर इससे जो संभावित प्रश्न पूछ सकता है वो यह भी पूछ सकता है कि ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त होने वाली दो मुख्य चाबियां बताइए। ठीक, तो मैं यहाँ पर आपको लिख दिया हूँ उसका उत्तर, सन की, यानी कि यह आधी सॉफ्ट में और आधी हब में फिट होती है। यानी कि जो पहली ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त होने वाली चाबी है दो मुख्यों में से, वो पहली है सन की, यानी कि जो सन की होती है दोस्तों, या सनक की, दोस्तों सनक की जो होती है दोस्तों, ये कैसी होती है, ये दोस्तों आधी सॉफ्ट में और आधी हब में फिट होती है। और दोस्तों जो वुड रूफ की होती है अगली, वो वुड रूफ की होती है दोस्तों, या अर्धवृत्ताकार होती है। तो दो ऑटोमोबाइल में प्रयोग होने वाली चाबियां सनक की और वुड रूफ की होती है। अगर आप जितना बना पाइएगा तो प्लीज इसको भी लिख दीजिएगा, आपको एक नंबर तो दे ही देगा। ठीक, अगर नहीं आएगा तो, अगर आ रहा है प्लीज चित्र बनाइएगा। सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़े नहीं होते हैं और लास्ट टाइम पे पास होना चाहते हैं और कमेंट करते हैं कैसे पास हो। तो प्लीज चित्र बनाने वाला है, अगर नहीं आ रहा तो भी से आप लिख के चले आएंगे, एक नंबर तो देगा ही देगा, अगर आप पता चलेगा कि बच्चे को पता है थोड़ी बहुत भी जानकारी। अगला है 9 सेंटीमीटर भुजा वाले, फिर वही क्वेश्चन आ गया आपका न्यूमेरिकल। तो इसको आप देख लीजिए कैसे सॉल्व करना, मैं इसको कराऊंगा नहीं, टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप इसको पढ़ लीजिए, समय कम है, ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। नीचे जितना भी दिया गया है मैंने उत्तर दे दिया है। प्रश्न है, एक हैंड वाइज का मुक्त हस्त चित्र बनाइए, उसके भागों का नाम लिखिए। चित्र तो मैंने यहाँ पर नहीं बनाया, लेकिन उसके मुख्य भागों का मैंने नाम लिख दिया है यहाँ पर। हैंड वाइज के मुख्य भाग हैं जबड़े, जॉ, विंग नट, स्प्रिंग और हैंडल पिन। ठीक, इसका उपयोग छोटे कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है।
ऐसे आप चित्र बना दीजिएगा। अगर चित्र बनाना नहीं आ रहा है तो आप उसके मुख्य भाग पूछा गया है ना, तो मुख्य भाग का नाम आप मतलब नाम जो है लिख सकते हैं इस प्रकार, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर, अगर आप चित्र नहीं बनाते हैं तो। अगला प्रश्न है हमारा, किन्हीं दो प्रकार के गियर का मुक्त हस्त चित्र बनाइए। तो इस पे आप इस जो दो प्रकार के गियर होते हैं, स्पेयर गियर या वेबल गियर, आप इसका चित्र बना सकते हैं। दोस्तों मैं चित्र नहीं बना सकता हूँ जैसे कि आपको पता है इस पे, तो मैंने यहाँ पर दो प्रकार के गियर के बारे में लिख दिया है, आप इसको पढ़िए इस बारी। स्पेयर गियर दोस्तों जो स्पर गियर है, स्पर गियर इसके दांत सीधे और शाफ्ट के समांतर होते हैं, और जो हमारा बेवल गियर होता है इसका उपयोग 90 अंश पर शक्ति संचारित करने के लिए किया जाता है। तो स्पेयर गियर और वेबर गियर। अगर आपको प्रश्न पूछा जा रहा है चित्र बनाने वाला मुख्तस्त अगर नहीं आएगा तो आप इसका क्या कर सकते हैं, आप इसका मतलब दो गियर का नाम भी लिख सकते हैं, उसके बारे में बता भी सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर आप ये क्या बता रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, अरे ऐसा थोड़ी ना लिखा जाता है। बच्चों जब आपको कुछ नहीं आएगा ना तो आप यही सोचेंगे थोड़ा बहुत तो आता, मैं कुछ लिख देता। दोस्तों इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको कुछ भी ना आए तो आपको अगर जो थोड़ा बहुत बता रहा हूँ ना, अगर आपको उस समय याद आ जाएगा, आप लिख के चले आएंगे ना, तो आप फेल होने से बच जाएंगे। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो नहीं पढ़े हैं, तो मुझे सबको पढ़ाना है अच्छे से ना, कि सब पास हों अच्छे नंबर से। तो इसीलिए मुझे ऐसे ही बच्चों को ध्यान देना पड़ता है जिन्होंने कम पढ़ाई की है। तो प्लीज़ आप इससे इरिटेट मत होइएगा, जो मैं बता रहा हूँ बस आप पढ़ लीजिए। आपको अगर नहीं आएगा चित्र बनाना तो आप इसे लिख देंगे, तब भी आपको नंबर मिलेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर तो देगा एग्जामिनर, एक नहीं 2 देगा, देगा तो नंबर हो। अगर आप लिख के आएंगे, खाली छोड़ के आएंगे, खाली कॉपी में कोई टीचर नंबर नहीं देता है। आप अगर उसमें कुछ बनाए रहेंगे, कुछ लिखे रहेंगे, तभी आपको नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 पहिया गाड़ी के सस्पेंशन सिस्टम पर टिप्पणी लिखिए। तो सस्पेंशन सिस्टम का मुख्य कार्य सड़कों के झटकों को चेसिस तक पहुंचाने से रोकना और यात्री को आराम देना होता है। 4 पहिया गाड़ी मतलब कार वार का पूछ रहा है यहाँ पर। तो जो सस्पेंशन होता है दोस्तों, इस सस्पेंशन सिस्टम का जो टिप्पणी इस पे करने का बोल रहा है, तो हम टिप्पणी लिख सकते हैं कि जो सस्पेंशन हमारा होता है, सस्पेंशन सिस्टम इसका कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य है जो सड़क के झटके हैं दोस्तों उसको चेसिस तक पहुंचने से रोकना और यात्री को आरामदायक यात्रा प्रदान करना। और इसमें स्प्रिंग, लीफ और कॉइल, यानी कि स्प्रिंग जो होती है इसे हम लीफ या कॉइल बोलते हैं, और शाफ्ट एब्जॉर्बर यानी कि डैम्पर का प्रयोग होता है। जो हमारा सस्पेंशन सिस्टम होता है उसमें हम स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, मिलीमीटर ऊंचाई के एकल स्टोक 36 से 75 डिग्री झुके कैपिटल अक्षरों में भारतवर्ष को मुक्त हस्त रूप से लिखिए। तो इसे आप लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर भाई लिखना मैं बता नहीं सकता, आपको पता ही है, सिर्फ यहाँ पर देख लीजिए। 10 मिलीमीटर की दो समांतर रेखाएं खींचकर उनके बीच 75 डिग्री के झुकाव पर पेंसिल से साफ अक्षरों में भारत वर्ष लिखिए। कैसे लिखना है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, 75 डिग्री से ऐसे लिख दीजिएगा जैसे मैंने यहाँ पर बताया है, भारतवर्ष। अगला प्रश्न है, काट रेखा और छिपी हुई रेखा को प्रदर्शित कीजिए। दोस्तों काट रेखा और छिपी हुई रेखा क्या होती है? काट रेखा यानी कि कटिंग प्लेन लाइन क्या होती है, जिसके सिरे पर तीर होते हैं, यानी कि जो उसका सिरा होगा उस पे से तीर होगा। यहाँ पर मैंने तीर नहीं लगाया, लेकिन उसके सिरे पर तीर होता है। लेकिन दोस्तों जो छिपी हुई रेखा होती है जिसको हम हिडन लाइन बोलते हैं, छिपी हुई रेखा के दोस्तों किनारे मतलब जो छिपी हुई रेखा होती है दोस्तों, जो छिपे हुए किनारों को दर्शाती है, इसके इस पर तीर नहीं होते हैं, ठीक। इसके जो किनारे होते हैं छिपे होते हैं। तो ये हो गया आपका जो काट रेखा और छिपी हुई रेखा, ठीक। यहाँ पर मैंने तीर नहीं लगाया, ऊपर वाले में क्या रहेगा, तीर रहेगा, इसके सिरे पर क्या रहता है, तीर रहता है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अनप्रस्थ काट टायर का स्वच्छ मुक्त हस्त चित्र बनाइए। जो चित्र बनाने का आता है दोस्तों, चित्र बनाना मैं यहाँ पर बता नहीं सकता, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन आप दोस्तों प्लीज जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए। अगर आपको ना है चित्र बनाना तो लिख दीजिएगा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ना कि बच्चे बार बार कमेंट करते हैं कि सर पास कैसे हो, ये कैसे हो। अभी जो बता रहा हूँ आप अगर उसे अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आपको कमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इतना पढ़िए और इसको जाइए कर अपने पेपर में लिख के आइए, आप पास हो जाएंगे। तो दोस्तों टायर के अनुप्रस्थ काट के मुख्य भाग आप लिख देंगे, इसमें हो जाएंगे दोस्तों ट्रेड, साइड वॉल, बीड और लाइनर और प्लाई, ठीक। तो ये क्या होते हैं हमारे टायर के अनुप्रस्थ काट के क्या होते हैं, मुख्य भाग होते हैं। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एक जीव शीर्ष कुंजी का स्पष्ट मुक्त हस्त चित्र बनाइए। ठीक, दो चित्र आता है ना, मैंने आपको बोला था मुक्त हस्त चित्र आएगा, चाबी का दो चित्र बनाने को आएगा। आप अच्छा होगा कि आप पहले से ही तैयार कर लें दो चित्र बनाना, ठीक। लेकिन देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर किसी विशेष चाबी के बारे में पूछ रहा है, जिसका नाम है दोस्तों एक शीर्ष कुंजी, ठीक, जिब हेड की। तो जिब हेड की का आपको चित्र बनाना होगा, मुक्त हस्त अपने हाथ से बनाना होगा। मुक्त हस्त मतलब हाथ से बिना किसी चीजों का प्रयोग किए हुए। दोस्तों यह एक आयताकार चाबी होती है जिसके एक सिरे पर हैंडल जैसा सिरा बना होता है ताकि इसे आसानी से निकाला जा सके। यानी कि जो हमारी जिब के कुंजी होती है, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं हम शीर्ष कुंजी। तो शीर्ष कुंजी क्या होती है, आयताकार चाबी होती है जिसके सिरे पर क्या होता है, एक हैंडल जैसा सिरा यानी कि गिव हेड
बना होता है ताकि इसे आसानी से क्या किया जा सके, निकाला जा सके। आपको इसको मुक्त हस्त चित्र बनाना है तो आप चित्र बना के आइएगा, लिखिएगा मत, अगर नहीं आ रहा है तभी लिखिएगा इसे। अगला प्रश्न है डीजल प्रज्वलन सिस्टम को मुक्त हस्त चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो उसको आप बनाइएगा डीजल प्रज्वलन सिस्टम को मुक्त हस्त चित्र द्वारा। अगर आपको नहीं आएगा तो आप ये लिख दीजिएगा प्लीज। डीजल इंजन में प्रज्वलन अत्यधिक दबाव और गर्मी द्वारा होता है। इसमें फ्यूल टैंक, फीड पंप, फिल्टर, एफआईपी और इंजेक्टर का ब्लॉक डायग्राम बनाया जाता है। अगला प्रश्न है आंतरिक चूड़ी तथा बाह्य चूड़ी का निरूपण कीजिए। बाह्य चूड़ी बेल्ट के ऊपर होती है और जो आंतरिक चूड़ी होती है नट के अंदर होती है। अगला प्रश्न है नलिंग यानी कि नलिंग और चैम्परिंग को प्रदर्शित कीजिए। तो दोस्तों नलिंग क्या है? नलिंग सतह पर पकड़ बनाने के लिए बनाया गया डायमंड या क्रॉस पैटर्न है। और चैम्पिंग क्या है दोस्तों? या किसी बेलनाकार वस्तु के तीखे कोनों को तिरछा यानी कि 75 डिग्री काटने के लिए बनाया जाता है। ठीक, तीसरा काटना है यानी कि चैम्परिंग है किसी बेलनाकार वस्तु के तीखे कोनों को तिरछा 75 डिग्री अंश पर काटना। मोटर गाड़ी में प्रयोग होने वाले डिफरेंशियल का मुक्त हस्त चित्र बनाइए। तो आपको चित्र बनाना है। चित्र मैं यहाँ पर बना नहीं सकता, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है तो मैं चित्र नहीं बना सकता, तो आपको कुछ समझाऊं उसके बारे में। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है डिफरेंशियल में सन, गियर, स्टार्टर गियर, रिंग गियर और क्राउन व्हील होते हैं। यह मुड़ते समय बाहरी पहियों को तेज घूमने में मदद करता है। किन्हीं दो प्रकार के नट का मुक्त हस्त चित्र बनाइए। अगला प्रश्न है हमारा एक हो जाएगा। आप दो मुक्त हस्त चित्र बना देंगे। आप एक हेक्सल गोनेल गोनेल नेट का और अगला बना देंगे आप स्क्वायर नेट का, यानी कि आयताकार और हेक्सागोनल जो नेट होते हैं इनके दो नेट का आप क्या करेंगे, चित्र बना देंगे। नट जानते ही होंगे ना, नट जो प्रकार के होते हैं, जो नट होते हैं कई प्रकार के होते हैं, इनका ऊपर का शेप जो होता है ना, तो इसी में आपको मुख्य चित्र बनाना। जो नट ऐसे कोई आयताकार नट होता है, ऐसे नट होगा ठीक। कोई नट होता है आपका हेक्सागोनल जिसमें कई सारी भुजाएं होती हैं। मैं तो यहाँ पे बना नहीं सकता, मैं तभी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे ही होता है, कोई नट ऐसे होता है चौखिंडा होगा, कोई ऐसा हेक्सागोनल होगा। तो इसका क्या करना है, आपको मुक्तस्थ चित्र बनाना है। अगला प्रश्न है हमारा हाक्सा का स्वच्छ मुक्त हस्त चित्र बनाइए। भाग लिख देंगे अगर नहीं आ रहा चित्र बनाना तो। फ्रेम, हैंडल, विंग नट और ब्लेड, मैट्रिक और तथा एक्मी थ्रेड का प्रारूप बनाइए। तो इसका सही हो जाएगा मैट्रिक मैट्रिक थ्रेड, यानी कि इसका कोण जो होता है 60 डिग्री होता है, और एक्मी थ्रेड इसका कोण 29 डिग्री होता है, और लेथ मशीन के लीड स्क्रू में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है चूड़ियां के विभिन्न प्रकार लिखिए। चूड़ियां जो होती है दोस्तों, चूड़ियों को हमें इसमें क्या करना है, विभिन्न प्रकार को लिखना है। जो चूड़ी होती है नट में, बोल्ट में, उसी का पूछा जा रहा है दोस्तों इसमें। वी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड और एक्समी थ्रेड और ब्रिटिश थ्रेड और नकल थ्रेड, ये दोस्तों चूड़ियों के कुछ प्रकार हैं। अगला प्रश्न है एक चतुर्धा चतुर्धाई संपीड़न प्रज्वलन इंजन यानी कि 4 स्ट्रोक सीआई इंजन का चित्र बनाते हुए उसकी बनावट एवं कार्यविधि समझाइए। इंजन का चित्र तो बना नहीं सकता मैं, लेकिन उसकी बनावट मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें सिलेंडर, पिस्टन, कंक्रेटिंग रॉड और कैंक्र सॉफ्ट इनलेट और एग्जॉस्ट वाल और इंजेक्टर होता है। और कार्यविधि इसका क्या है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक, ये इसकी कार्यविधि है। अगला प्रश्न है पेट्रोल और डीजल इंजन में उनकी बनावट एवं कार्यविधि के संदर्भ में अंतर स्थापित कीजिए। डीजल और पेट्रोल इंजन में बनावट और कार्यविधि में क्या अंतर होता है वो बताना है। ईंधन में क्या होता है दोस्तों, ईंधन देखेंगे, मतलब जो अंतर है पहला ईंधन का हमारे पेट्रोल और डीजल में, यानी कि जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें हम ईंधन के रूप में पेट्रोल यूज करते हैं। जो डीजल होता है, डीजल इंजन, उसमें ईंधन के रूप में हम डीजल यूज करते हैं। तो पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर है हमारा मिश्रण। मिश्रण में क्या लिखेंगे, पेट्रोल में मिश्रण और डीजल में हवा हो। ठीक, ये हो गया मिश्रण। अगला है हमारा प्रज्वलन। स्पार्क प्लग द्वारा प्रज्वलन होता है इसमें, और इसमें कंप्रेशन लगाया जाता है। ठीक, डीजल में। अगला है कंप्रेशन रेशियो। जो कंप्रेशन रेशियो होता है हमारा पेट्रोल इंजन में होता है दोस्तों हमारा 6 से 10, और डीजल में होता है हमारा कंप्रेशन रेशियो 16 से 24। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है किसी एक किस्म के साइलेंसर का चित्र बनाकर उसकी बनावट व कार्यविधि समझाइए। बनावट और कार्यविधि में बता देता हूँ, चित्र तो बना नहीं पाऊंगा। मफलर साइलेंसर एग्जॉस्ट गैसों के शोर को कम करता है। इसमें बैफल्स और चैम्बर्स होते हैं जो गैसों के वेग को कम करते हैं। मफलर साइलेंसर मैंने बताया था। आप किसी एक पूछा है तो आप मफलर का बना सकते हैं और लिख देंगे उसका कार्यविधि। मफलर क्या होता है, मफलर जो साइलेंसर होता है, मफलर एग्जॉस्ट होता है, ये गैसों के शोर को कम करता है। इसमें बैफल्स और चैम्बर्स होते हैं जो गैसों के वेग को कम करते हैं, यानी कि उसकी गति को कम करते हैं।
अगला है किसी ट्रक के इंजन के इनटेक प्रणाली तथा एग्जॉस्ट प्रणाली में अंतर बताइए। तो इनटेक प्रणाली क्या है दोस्तों ट्रक की, उससे पहले आप जान लीजिए एयर क्लीनर, इनलेट मैनिफोल्ड और टोर्बो आर्चर। ठीक, ये हो गया इनलेट प्रणाली। अगला है दोस्तों एग्जॉस्ट प्रणाली। एग्जॉस्ट प्रणाली देखिए क्या आता है इसमें, इसमें हो जाएगा दोस्तों एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, कैटलिक कन्वर्टर और साइलेंसर। ठीक, अगला है दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो लंबी हो जाती है तो बच्चे देखते नहीं है, ऊपर से देख लेंगे, अगर वीडियो लंबी है तो वीडियो पे क्लिक भी नहीं करते हैं। तो प्लीज यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वैसे भी समझ तो आ ही रहा होगा। तो अगर आपसे पूछेगा प्रश्न तो इसको आप थोड़ा डिफाइन करके लिख देंगे, विस्तार से लिख देंगे, बढ़ा चढ़ा के थोड़ा 1-2 पॉइंट बस। अगला प्रश्न है एक ओवर हेड लिफ्टिंग वाल ऑपरेटिंग प्रणाली का चित्र बनाकर उसकी बनावट एवं कार्यविधि समझाइए। दोस्तों बनावट और कार्यविधि बतानी है दोस्तों। अब बार बार आप यही सोच रहे होंगे ना, सर बता तो नहीं रहे हैं बनाना, लेकिन बार बार प्रश्न लिख दे रहे हैं, जब नहीं बताना है तो प्रश्न ही क्यों लिख रहे हैं। दोस्तों मैं बार बार इसलिए प्रश्न लिख रहा हूँ क्योंकि आप जान जाइए पिछले सालों में आपसे कैसे प्रश्न पूछा है, कौन कौन चीजें बार बार पूछा है, किस पे चित्र बार बार आया है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। और इसलिए मैं समझा भी रहा हूँ आपको, बार बार बना दे रहा हूँ चित्र, लेकिन तभी समझा दे रहा हूँ थोड़ा बहुत, जिससे अगर इससे क्वेश्चन चित्र बनाने पर नहीं आ रहा है, अगर इसका ऐसा क्वेश्चन आ जा रहा है जिसमें आपको लिखना है चित्र नहीं बनाना है, तो आप उसको जान जाइए अच्छे से, जिससे आप क्वेश्चन छोड़ के ना आइए। मान लीजिए आपको चित्र बनाने का आ रहा है तो चित्र बना दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो लिखने वाला लिख के आ जाइए, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं, वॉल सिलेंडर हेड के ऊपर लगे होते हैं, यानी कि ओवरहेड लिफ्टिंग वॉल ऑपरेटिंग प्रणाली का जो चित्र होता है, या जो ये हमारी प्रणाली होती है ओवर लिफ्टिंग वॉल ऑपरेटिंग प्रणाली, इसमें क्या होता है, जो वॉल होते हैं सिलेंडर के हेड के ऊपर लगे होते हैं, जिन्हें पुश रॉड या रॉकर आर्म के माध्यम से कैम शाफ्ट द्वारा संचालित किया जाता है। अगला है ऑटोमोबाइल कार इंजन पर एक साइलेंसर का अनुप्रयोग करने की क्या आवश्यकता है। यानी कि ऑटोमोबाइल का कार इंजन पर एक हम साइलेंसर का अनुप्रयोग करने की आवश्यकता इसमें हमें बतानी है। यानी कि ऑटोमोबाइल के कार इंजन पर एक साइलेंसर अनुप्रयोग की आवश्यकता क्यों होती है, सिंपली ये पूछा जा रहा है। इंजन से निकलने वाली उच्च दबाव वाली गैस से बहुत शोर करती हैं। साइलेंसर गैसों के दबाव और शोर को कम कर ध्वनि प्रदूषण रोकता है। यानी कि हम इसलिए लगाते हैं ऑटोमोबाइल कार इंजन पर एक साइलेंसर दोस्तों, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, जो हमारी आवाज होती है और जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसको कम करते हैं। अगला प्रश्न है एक थ्री वे कैटलिटिक कन्वर्टर किन संदर्भों पर एक द्विपथ यानी कि टू वे कैटलिटिक कन्वर्टर से श्रेष्ठतर है। दोस्तों टू वे कन्वर्टर केवल CO2 और HC को नियंत्रित करता है, जबकि थ्री वे कन्वर्टर CO और HC के साथ साथ NOx को भी नियंत्रित करता है। ये अंतर हो गया, और श्रेष्ठता क्यों है ये भी मैंने इसमें बता दिया आपको। अगला प्रश्न है एक ऑटोमोबाइल पर एक चेन और स्प्रोकेट प्रणाली किस उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा यह इंजन की शक्ति को रियल व्हील जैसे कि मोटरसाइकिल में होता है तक पहुंचाने या क्रैंकशाफ्ट को ड्राइव देने के लिए उपयोग होती है। CI इंजन में एक क्रैंकशाफ्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा क्रैंकशाफ्ट का उपयोग इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को सही समय पर खोलने और बंद करने के लिए किया जाता है। CI इंजन में हम इसलिए क्रैंकशाफ्ट का उपयोग करते हैं ताकि हमारा जो इनलेट है और एग्जॉस्ट वाल है उसे हम सही समय पर खोल सकें और बंद कर सकें। दोस्तों इसी के साथ आपका वीडियो समाप्त हुआ। इसमें मैंने आपको सभी चित्र जैसे क्या है, मतलब कौन कौन से चित्र आएंगे, कितने क्वेश्चन कैसे आएंगे, और जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अब आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।